अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपके जो स्ट्रेटजिक बिजनेस मैनेजमेंट लेक्चर हैं वो भी सही चल रहे होंगे। हमने स्ट्रेटजी पॉलिसी, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के ऊपर हमने काफ़ी सी बात की और हमारा काफ़ी सा इसके ऊपर हमारा वर्कआउट भी हो रहा है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। बट लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम जो है अपने जो लास्ट लेक्चर है उसको हम थोड़ा रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमने बात की थी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इनपुट आउटपुट व्यू। इसके अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू रिमेंबर ऑल द 4 पॉइंट्स। किस किस को 4 पॉइंट्स याद है आप में से? चलिए अपने रजिस्टर्स में देखिए, लास्ट स्लाइड्स देखिए कि आपने लास्ट 4 पॉइंट्स कौन कौन से पढ़े थे। चलें, गुड। ये 4 पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा, बड़े काम के 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी एक प्रोडक्शन वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही 4 पॉइंट्स बहुत इनके ऊपर फोकस करती हैं। इसके बाद हमने बात की थी हमारे पास इकोनॉमिक्स फोर्सेस की। इकोनॉमिकल फोर्सेस हमारे पास किस तरह से एक फर्म को इफेक्ट करते हैं। एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं, ऑफ कोर्स एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक फर्म के लिहाज से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो, और वो फोर्सेस किस तरह से इफेक्ट करते हैं एक फर्म की प्रोडक्टिविटी को। इसके अंदर हमने बहुत सारे फोर्सेस देखे थे, कुछ मैंने यहाँ पर इनलिस्ट किए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, वेदर उस कंट्री के अंदर क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं। ऑफ कोर्स मतलब कि जितने आपके पास फाइनेंशियली आपकी कंपनी या आपकी कंट्री स्ट्रेंथन होगी, उतने ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और एज वेल एज आप कम्युनिटी को आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। देन हमने कहा था डिस्पोजेबल मनी, जो आपके पास सर्विंग है, जो आपने पैसे अपने खर्च किए हैं, एक्सपेंसेस, और जो सेविंग्स हैं उनके बाद जो अमाउंट बच जाती है वो हमारे पास डिस्पोजेबल अमाउंट कहलाती है। देन इंटरेस्ट रेट्स, हमारे पास इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स इकॉनमी पर भी पड़ता है, एक आम बंदे पर भी पड़ता है, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पर भी पड़ता है। इंटरेस्ट रेट का कम होना ये तो एक फायदे की चीज़ है एक इंडिविजुअल के लिए जो लोन लेना चाहता है, ठीक है, सब कुछ है, लोन के हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। बट अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, तो ऑफ कोर्स मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडिविजुअल हैं सब के लिए जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन्फ्लेशन रेट, हमारे पास कंट्री का इन्फ्लेशन रेट का बढ़ना कम होना, ये दोनों चीज़ें भी एक फर्म के लिए भी जो है क्या करती हैं, उसके ऊपर भी जो है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं। फिर हमने कहा था फेडरल बजट डेफिसिट, जो हमारे पास फेडरल बजट डेफिसिट है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंट्री के ऊपर, एंड देन जो आपके पास एक फर्म है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। इंटरनेट ब्राउज करें, अपने नोट्स देखें, नोट्स के अंदर आपको इसकी डिटेल्स बिल्कुल मिल जाएंगे आपके पास। देन हमारे पास जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, जब जब जो आपके पास ट्रेंड्स बदलते हैं, जो आपके पास कस्टमर्स हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके जो कंजम्पशन पैटर्न है, एक प्रोडक्ट के जो यूजेबिलिटी है उसके पैटर्न उनके चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो ये तमाम जो पैटर्न्स हैं ये भी आपके पास ऑफ कोर्स एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक फोर्स है जो कि फर्म के लिए जो है वो कैटर करना और उसको मॉनिटर करना परमानेंटली जो है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक भी है, ऑफ कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल भी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, एक कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं कंट्री को, एक इंडिविजुअल को और एक फर्म को, ये हमारे पास इकोनॉमिक फोर्स है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक फोर्स जो कि फर्म की प्रोग्रेस को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। वर्क लेवल प्रोडक्टिविटी, जो आपके वर्कर्स हैं वो 1 आवर में कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी कि वो 1 घंटे में कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने पास एनर्जी यूटिलाइज करते हुए एक आउटपुट देते हैं, तो ये हमारे पास उनका वर्क लेवल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास ज़्यादा जो है वर्किंग क्लास होती है, मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स हमारे पास होते हैं जो कि ये तमाम काम करते हैं, और इन चीज़ों को हमने तमाम मॉनिटर करना होता है कि हमारे पास किस तरह से जो है एक एम्प्लॉय की जो है वो जो प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लुक फॉर द टेक्नोलॉजी जो है आपकी जो है वर्किंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे तो वर्क लेवल प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स उसका क्या होगा, वो इन्हांस होगा। न्यू स्किल्स, न्यू टेक्नोलॉजी इज सोर्स टू इन्हांस द प्रोडक्टिविटी इन द फर्म्स। एंड नेक्स्ट हम बात की स्टॉक मार्केट की ट्रेंड्स, जो आपके पास स्टॉक मार्केट है उसकी क्या ट्रेंड्स हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से जो है लोगों के इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है, स्टॉक मार्केट का जो आपके पास पैटर्न्स हैं, स्टॉक मार्केट का जो शेयर प्राइस अप डाउन होना, क्या उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल फोर्स का इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फोर्सेज आपके पास वो इफेक्ट करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन, कंट्री की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कोई भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है। उसके अंदर
इवेंट्स का होना, इस तरह कंट्री के अंदर किसी भी इवेंट का होना पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऑफ कोर्स ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक इकोनॉमिक फोर्स है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के शेयर्स के ऊपर जो अच्छा खासा पड़ सकता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास के फॉरेन कंट्री इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर फॉर एग्जांपल आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं और आपने जो है वो ऑफ शोर आउटसोर्सिंग की हुई है, ऑफ शोर आउटसोर्सिंग के अंदर आप जो है अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में लेकर जाते हैं और आप ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन के कंसेप्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बाहर भी किसी कंट्री के अंदर है, तो बाहर की कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, फॉरेन कंट्री जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी आपको इम्पैक्ट करती है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास हमने एग्जाम्पल दी थी आपको 9/11 की। अमेरिका के अंदर जो है वो 9/11 में जो है प्लेन क्रैश वगैरह जो भी उनका है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का गिरना जो भी है, वो एक फॉरेन इवेंट था, लेकिन उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी उसके जो इसने था अच्छा खासा उसने जो है वो इफेक्ट किया। तो एक फॉरेन जो है एक्टिविटी का होना, फॉरेन के अंदर किसी भी इवेंट का होना, वो भी आपकी कंट्री की जो है इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता है। तो फर्म्स जो होती हैं दे हैव टू मॉनिटर द इंटरनल mean within the country external environment, they have to monitor those, but they also have to monitor the foreign country economic conditions and their environment as well. इकोनॉमिक डिफरेंसेस बाय द रीजन एंड द कस्टमर। ऑफ कोर्स इनकम लेवल हमारे पास एक ऐसी मैयर है जो कि बताती है हमारे पास के जो इक्वलिटी हमारे पास है वो नहीं है। जब इक्वलिटी आपके पास नहीं है तो इट्स मीन हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं इनकम के भी, जिस तरह एज के डिफरेंट हमारे पास लेवल्स होते हैं, इसका हमारे पास इनकम के डिफरेंट लेवल होते हैं, एजुकेशन के डिफरेंट लेवल होते हैं, हर एक की जो है वो डिग्री जो है अबव नहीं होती, डिफरेंट लेवल हमारे पास जो है लेवल ऑफ एजुकेशन हमारे पास है, इनकम जो है वो डिफरेंशिएट होती है। तो इस तरह से जो है आपके पास ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जो डिफरेंट सेगमेंटेशन हुई है हमारे पास एजुकेशन के दरमियान, या एक लेवल है हमारे पास इनकम का, ये भी ऑफ कोर्स आपका एक एक्सटर्नल फोर्स है। ये आपके पास थ्रेट्स भी क्रिएट करता है, ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी का सोर्स भी बन सकता है। तो यू हैव टू मॉनिटर द इनकम डिफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स एज वेल एज द रीजन्स वेयर योर प्रोडक्ट इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द फील्ड। टैक्स रेट्स आपके पास है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके पास, ये आपने देखना है। ओपेक पॉलिसीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन है उनके जो आपके पास पॉलिसीज हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करना। ऑयल एंड जो पेट्रोल है उसकी प्राइस का जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो हमारे पास ओपेक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ऑयल और आपके पास पेट्रोल की प्राइसेस जो है ये कंट्रोल करते हैं। आपका ऑयल या प्राइसेस, आप अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और आप कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ओपेक जो है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। ऑफ कोर्स ऑयल की प्राइस का बढ़ना, आपके फर्नेस के अंदर जो इंजन जो भी एक ऑयल यूज़ हो रहा है उसकी ऑफ कोर्स आपके पास कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। जब आपके पास कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी आउटकम जो है, क्वालिटी तो ऑफ कोर्स वही रखेंगे आप, बट जो उसकी ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो इट्स मीन कि आपको मार्केट में उस प्रोडक्ट को जो है वो महंगा जो है वो बेचना पड़ेगा। तो ओपेक की जो पॉलिसीज हैं वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है और कंपनीज को जो है वो कंपनी की प्रोग्रेस को इफेक्ट कर सकती हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है, हम आज के लेक्चर में बात करेंगे हमारे पास सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं, और पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस। हम इन दोनों को देखेंगे कि हमारे पास सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल फोर्सेस कौन कौन से और किस तरह से जो हैं ये एक्सटर्नल फोर्सेस की एक टाइप है, किस तरह से ये फॉर्म की प्रोग्रेस को जो है वो इफेक्ट करते हैं। इस तरह हमारे पास पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो कि आपकी फर्म की प्रोग्रेस को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। आज हम इनको डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास जो कल्चरल, जो हमारे पास सोशल, डेमोग्राफिक, कल्चरल और हमारे पास एनवायरमेंटल फोर्सेस, इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड्स। सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल चेंजेस हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन वर्चुअली ऑल द प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केट एंड कस्टमर। ऑफ कोर्स आपके पास कल्चरल फोर्सेज हैं, डेमोग्राफिक फोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके पास इनमें से एक फोर्स भी है उसका मेजर इम्पैक्ट है वर्चुअली ऑल ओवर द एनवायरमेंट। ठीक है, आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी जो है वो डेमोग्राफिक इफेक्ट्स होते हैं, कल्चर के इफेक्ट्स आपके पास होते हैं, कंजम्पशन पैटर्न बदलते हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका जो कल्चर यहाँ पर है, जो आपके पास सोशल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हैं, सोशल नॉर्म एंड वैल्यूज यहाँ पर हैं, शायद वो फॉरेन कंट्री के अंदर वैसी नहीं होंगी। तो आपके पास जो है हर कंट्री का कल्चर जो है वो डिफरेंट है, हर कंट्री के एनवायरमेंटल जो है
वो स्टेटस वो डिफरेंट हैं, डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट, सोशल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो आपके पास इंटरनल कंट्री के वो आपके पास जो है वो डिफरेंट है। इवन इन पाकिस्तान यू हैव 4 डिफरेंट प्रोविंसेस और 4 डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर शायद आपके पास जो है कल्चर, सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज आपके पास क्या हैं वो डिफरेंट है। तो ऑफकोर्स जिस तरह का आपका कल्चर होगा, जिस तरह की आपके एनवायरमेंट होगा, जिस तरह की आपकी सोशल वैल्यूज होंगी, आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिक्वायरमेंट उस लिहाज से ही होंगी। और जब आपके पास डिफरेंट होंगी, आपके पास सेगमेंट्स ही डिफरेंट होंगे, आपके पास 4 प्रोविंसेस, 4 डिफरेंट कल्चर्स, 4 डिफरेंट डेमोग्राफिक वैल्यूज, 4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो प्रोडक्ट की वो आपके पास डिफरेंट होगी। ना सिर्फ प्रोडक्ट बल्कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जो मार्केट वहाँ पर है, मार्केट की जो ट्रेंड्स हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास डिफरेंट होंगे। ऑफकोर्स जो कस्टमर के नीड्स है वो तो है ही अकॉर्डिंग टू उनकी कल्चर, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। तो आपको जो है ये मॉनिटर करना होता है आपके पास कि आप जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की कल्चरल वैल्यूज क्या हैं, वहाँ पे सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उनकी डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है। इन तमाम पैटर्न्स को आप माइंड में रखते हुए अपना प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करेंगे और कस्टमर नीड्स और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में उसको लॉन्च करेंगे। जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, वो हमारे पास है कि कल्चरल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल ट्रेंड्स आर शेपिंग द वे पीपल लिव, पीपल वर्क, प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। ऑफ कोर्स हमने अभी जो बात की, हमारे पास जो भी कंट्री है, जो भी एक डिस्ट्रिक्ट है, जो भी एक प्रोविंस है, उनके जो ट्रेंड्स होंगे, जो उनके कंजम्पशन पैटर्न्स होंगे, जिस तरह के लोग जो है काम करते हैं, या जो उनके कंजम्पशन पैटर्न है, जो उनके कंज्यूम्स हमारे पास हैं, जो उनका प्रोडक्शन लेवल है, वर्क है, लिविंग है, वो तमाम के तमाम उनके अपने कल्चर के मुताबिक होगी। आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप जो है पंजाब में रह रहे हैं, तो आपके जो कल्चर है, जो वर्किंग, जो आपके ड्रेसिंग का तरीका है, जो आपके रहने का तरीका है, जो आपके वर्किंग का पेस है, जो आपकी कंजम्पशन लेवल है, वो पैटर्न्स वो डिफरेंट होंगे बनिस्बत बलूचिस्तान के बैकवर्ड इलाकों में रहने वालों से। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आप डेवलप्ड जगह पर है या अंडर डेवलपिंग जगह पर है। तो आपने अपने कंजम्पशन लेवल, पैटर्न, तमाम चीज़ें जो है उन चीज़ों को देखते हुए जो है अपने प्रोडक्ट जो है वो आपने उनको प्रॉपर उस पैटर्न के मुताबिक उनको आपने जो है वो डिज़ाइन करना है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो इफेक्ट करती हैं फॉर्म को, ऑफ कोर्स कल्चरल वैल्यूज़ जो आपके रहने सहने का तरीका है, जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका प्रोडक्शन पैटर्न है, जो कंजम्पशन पैटर्न है, ये चीज़ें जब इफेक्ट करती हैं तो फॉर्म को जो है वो कंज्यूमर की नीड्स को भी फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना पड़ेगा। आप कंज्यूमर के नीड्स को तो ऑफ कोर्स फोकस करें, बट आप जो सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक और एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है उनको भी अपने माइंड में रखें, बिकॉज दीज आर द एक्सटर्नल फोर्सेज, और इन फोर्सेज से ही आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर शेप के अंदर आएगा। जो हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर हमारे पास है, न्यू ट्रेंड्स आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर। आपके पास जब ट्रेंड्स बदलेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे 1990s में जो ट्रेंड था 2000 में वो बदला, 2001 टू अब 2013 के अंदर आप देखें तो आपको ईयरली प्रोग्रेस नजर आ रही है ट्रेंड्स के अंदर। ना सिर्फ ये कि कंजम्पशन पैटर्न लोगों के चेंज हुए हैं, बल्कि उनकी ड्रेसिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं, लाइफ स्टाइल उनका चेंज हुआ है, वर्किंग आपके पास जो वर्क अवेलेबिलिटी है उसके मौके आपके पास जो है वो ज़्यादा हुए हैं, अनएम्प्लॉय पैटर्न आपका कम हो। तो इस तमाम की तमाम चीज़ें जो है इंडस्ट्री जो है वो देखती है। जब नया ट्रेंड आता है तो इट्स मीन देयर इज अगर आपके पास कोई नया ट्रेंड आता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं। हमारे पास नया ट्रेंड है तो हमारे पास एक नई बिजनेस विंडो जो है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे पास क्रिएट हुई है। बट कुछ लोग जो है उसको जो है विंडो नहीं समझते, बल्कि वो उसको अपने लिए थ्रेट समझ लेते हैं कि तो हमारे पास चेंज हो रहा है ट्रेंड, तो ये हमारे पास थ्रेट है। क्योंकि जो करंटली वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, करंटली जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर है, शायद वो उसकी रिक्वायरमेंट से डिफरेंट जो है उस नए ट्रेंड की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ट्रेंड्स का बदलना फर्म के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, इट्स डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट थॉट्स, कि हमारे पास मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है वो हमारे पास क्या है। एंड कॉन्स्टेंटली अ नीड फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड स्ट्रेटजीज। अगर आपके पास ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, सो द स्ट्रेटजिस्ट, द CEOs, द मार्केट लीडर्स, दे हैव टू थिंक that the trends are changing, so there is need of the different products, services and the strategies. You need the different projects as well as product, you need the services, and you have to decide the different strategies that how you are going to launch these new services into the market. But हमारे पास आपने कंजम्पशन पैटर्न को देखा, आपने ट्रेंड्स को देखा, लेकिन आप अपने ट्रेंड्स को तो फॉलो करें, बट जो आपका कल्चर है, जो आपके सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, उनके ऊपर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने पास देखती हैं, आपके पास देखें फैशन के नए से नए ट्रेंड आते हैं, बट
ऑल जो भी हमारे पास जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तमाम की तमाम इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि हमारे पास जो है कहीं से प्रॉब्लम ना आए, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो आपकी सोशल नॉर्म्स हैं, वो कहीं से इफेक्ट ना हो। तो आपने अपने कल्चर, सोशल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को तो देखना ही देखना है, बट आपने चेंजिंग ट्रेंड्स को देखना है और उन चेंजिंग ट्रेंड्स के मुताबिक आपने जो है वो नई प्रोडक्ट, नई सर्विसेज और जो नई स्ट्रेटजीज हैं वो आपने डिज़ाइन करनी है और आपने देना है। जो हमारे पास ये 4 फोर्सेस हमारे पास हैं, इनका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ता है आपके पास, जो भी आपके पास सोशल वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, इन तमाम का जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके पास 4 मेजर चीज़ें उनके ऊपर पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जब आपके पास कल्चरल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, डेमोग्राफिक वैल्यूज, एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज होंगे तो ऑफ कोर्स जो आपके प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास बदलेगी। जब ट्रेंड बदलते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आपको चेंज करने पड़ते हैं। सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो पुरानी वाली नहीं चाहिए। आप देखिए हमारे पास होटल इंडस्ट्री जो है वो आज से 5 साल पहले कहाँ थी, आज कहाँ पर है। तो जो आपके पास हॉस्पिटैलिटी लेवल है, जो आपके पास कंट्री के अंदर आपके पास टूरिज्म जो है वो बढ़ता है, आपके पास जब फॉरेन इन्वेस्टर आने शुरू होते हैं, फॉरेन जो है टूरिज्म, आपके पास फॉरेन टूरिस्ट आने शुरू होते हैं, तो आपको अपना जो ट्रेंड्स हैं, जो सर्विसेज का है होटल के अंदर, जो मार्केटिंग पैटर्न है वो आपको चेंज करने पड़ते हैं। आपको मोर फैसिलिटेटिंग होना पड़ता है बनिस्बत के पुरानी सर्विसेज से। ठीक है, तो आपके पास आपने देखा कि छोटे सी इवेंट से जो है आपके पास बहुत बड़ा चेंज आता है। तो ट्रेंड का चेंज होना आपके पास इम्पैक्ट करता है प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, मार्केट के ऊपर। आपके पास मार्केट भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट रिक्वायरमेंट आपकी पूरी पूरी बदल जाती है। आपके पास WTO का लगना, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो आपके पास जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उनका लागू होना आपके ऊपर जो है आपकी मार्केट को उसने चेंज करके रख दिया। कुछ मार्केट की तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनी, उनको एक नई विंडो मिली, उनको एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नया एक जो पैटर्न मिला। बट कुछ इंडस्ट्रीज जो यहाँ बहुत अच्छी थी वो ऑलरेडी आपके पास यहीं पर डंप होकर रहेगी, क्योंकि वो ISO की जो क्वालिटीज थी उनके रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो नया ट्रेंड अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, बट आपके पास एक थ्रेट भी बन सकता है। बट अगर आप प्रॉपर अपनी असेसमेंट करें और अपने प्रॉपर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग आपने की हो तो ऑफ कोर्स आप जो है अपने फ्यूचर नीड्स को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। देन कस्टमर, ऑफ कोर्स कस्टमर भी आपका चेंज होता है। जो आपके पास कस्टमर है, कस्टमर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ किंग। जिस तरह का कस्टमर ट्रेंड चेंज करेगा, जिस तरह का कस्टमर का माइंड बनेगा, आपने उस तरह से ही अपनी मार्केट जो है उसको आपने चेंज करना है। कस्टमर की जो है वो रिक्वायरमेंट्स या ट्रेंड्स या कंजम्पशन पैटर्न, लिविंग स्टैंडर्ड वो चेंज होता है डिपेंड ऑन हिज इनकम लेवल। उनका इनकम लेवल कितना है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स कितनी है, एजुकेशन लेवल आपके पास कितना है, कितनी फैसिलिटेशन है कि आपके पास एनवायरनमेंट के अंदर। ऑफ कोर्स आपके पास कस्टमर के ट्रेंड्स जो हैं, जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज होंगे और इसके साथ आपके पास कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बदलेंगी और आपको अपने मार्केट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर के कंजम्पशन पैटर्न और जो ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ट्रेंड्स फॉर द 2013 फ्रॉम 2000 फॉर 2000 आपके पास कुछ ट्रेंड्स हैं जिसमें यहाँ पे बताए गए हैं कि हमारे पास मोर एजुकेटेड कंज्यूमर्स, आपके पास 2000 से आप आगे देखें तो आपके पास पता चलेगा आपके पास जो है एजुकेशन लेवल बड़ा है और आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो एजुकेशन लेवल है वो बड़ा है और आपके पास मोर एजुकेटेड कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आना, ATM कार्ड्स का जो है वो एक आना, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, तो आपके पास जो है एजुकेशन लेवल बढ़ा है और उसके साथ साथ आपको एक IT के आने से आपका बैंकिंग सेक्टर और आपके पास जो फैसिलिटेशन है वो हर एंड पे आपके पास वो बड़ी है। तो पॉपुलेशन एजिंग, आपके पास जो पॉपुलेशन का जो एजिंग का फैक्टर, ऑफ कोर्स दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ये भी हमारे पास जो है वो हमारे पास एक ट्रेंड है जिसको हमें मॉनिटर किया और वो भी जो हुआ। माइनॉरिटीज मोर इन्फ्लुएंशियल बिफोर दिस, मतलब कि माइनॉरिटीज को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं देखा जाता था और उनकी इतनी वैल्यूज़ नहीं दी जाती थी। उनकी वॉइस जो थी वो ऑलरेडी डिप्रेस थे वो लोग। बट अब जो आपके पास देखें माइनॉरिटीज़ जो है वो मोर इन्फ्लुएंशियल हैं। ऑफ कोर्स नो अबाउट देयर राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो है एक इनपुट देना या डिफरेंट लेवल पे इस चीज़ को एक्नॉलेज करवाना कि दीज आर द माइनॉरिटीज़ एंड दे हैव देयर ओन राइट्स, उसके मुताबिक जो है उनको फैसिलिटेट करना, उनके रिलीजन के हिसाब से उनको फैसिलिटेट करना। ऑफ कोर्स मतलब नाउ द माइनॉरिटीज़ आर मोर इन्फ्लुएंशियल। लोकल रेदर देन फेडरल सोल्यूशन,
मतलब कि नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग टुवर्ड्स द लोकल नीड बेस्ड डेवलपमेंट, नॉट ऑन द सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट। इससे पहले जो था आपके पास तमाम की तमाम जो डेवलपमेंट थी वो सेंट्रलाइज थी, जो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो डिसाइड करती थी एंड इम्प्लीमेंटेशन वाज डन बाय द लोकल गवर्नमेंट। बट अब आपके पास क्या है, गवर्नमेंट आपके पास जो है वो 3 टीयर्स में डिवाइडेड है। यू हैव योर ओन नेशनल गवर्नमेंट, यू हैव योर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यू हैव योर तहसील, यू हैव योर यूनियन काउंसिल। सो आपके पास प्रॉपर डिवीजन है और एंड तक आपके पास फंड्स भी अवेलेबल हैं और अथॉरिटी भी जो है वो डेलीगेट की गई है। ठीक है, तो आपके पास जो है अब जो गवर्नमेंट्स हैं वो नीड बेस्ड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। वो ये चीज इस चीज पे फोकस किया जा रहा है, जो लोग हैं वो बेहतर समझते हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट है, बनिस्बत के आप सेंटर में बैठ के आप अपने पास सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में आप वहां से डिसीजन लें और नीचे इंप्लीमेंट करें। नहीं, अब आपके पास बॉटम अप अप्रोच के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि नीचे से आप रिक्वायरमेंट्स लें और फिर आप उनको जो है ऊपर से फंड लेकर आप उसको इंप्लीमेंट करें। दिस थिंग इज कॉल्ड कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, के आप जो है कम्युनिटी को फोकस करते हैं वो अपनी डेवलपमेंट के लिए खुद काम करें। सो हमारे पास लोकल रेदर देन फेडरल सोल्यूशन, लोकल सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रही है। हमारे पास ट्रेंड्स हैं जो 2000 से आपके पास शिफ्ट हुए हैं। फिक्सेशन विद द यूथ डिक्रीजिंग, ये हमारे पास अनदर फैक्टर है। हिस्पैनिक इंक्रीज बाय 15% में 2001। अमेरिका के अंदर आप देखें तो आपके पास 15% जो है वो हिस्पैनिक जो है वो बढ़े हैं। 2000 से लेकर 2021 तक ऑफ कोर्स 15% आपके पास जो है रेज जो है वो एक्सपेक्टेड है। अफ्रीकन अमेरिकन इंक्रीज टू 14%। हम इस तरह से आप देखें तो 2000 लेके 2014 2021 तक आपके पास 14% एक्सपेक्टेड है कि अमेरिकन अफ्रीकन जो है वो हमारे पास क्या होंगे, वो भी हमारे पास बढ़ेंगे। तो ये ट्रेंड्स आप देखेंगे आपके पास, ये जो ट्रेंड्स हैं इनका बदलना भी आपके पास जो है प्रोडक्ट मार्केट एंड सर्विसेज के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। जिन वेरिएबल्स को आपने मॉनिटर करना है जब भी आप अपने पास सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल फोर्सेस की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ फोर्सेस होंगे जो कि इफेक्ट कर रहे होंगे आपको। जो आपके पास की वेरिएबल्स हैं जिनको आपने नोट करना है, जिनके आपने ऑब्जर्वेशन अपनी एक्सटर्नल रखनी है। नंबर ऑफ द स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, कि आप देखें हमारे पास जब हमने बात की कि माइनॉरिटीज आर मोर इन्फ्लुएंशियल, उसमें एक फैक्टर हमारे पास जो है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स का भी है और इनका नंबर आपके पास दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर आप एक ऐसी मार्केट में हैं जहाँ पे हमारे पास ये आपके पास स्टेक होल्डर बन सकते हैं और आपके पास इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू नोट एंड यू हैव टू of course you have to monitor the numbers of the special interest group, number of the marriages, कितने marriages की क्या रेशियो चल रही है, marriages बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स ये एक पैटर्न है, ये ट्रेंड्स हैं जो आपके पास सोशल कल्चरल वैल्यूज के अंदर आपके पास आते हैं। नंबर ऑफ मैरिजेस वेदर वो बढ़ रही हैं या जिस तरह आपके पास देखिए 1 चाइल्ड पॉलिसी आपके पास जो है चाइना के अंदर या कुछ कंट्रीज के अंदर जो है आपके पास 1 चाइल्ड पॉलिसी है, वो रिस्ट्रिक्ट करती है आपके पास आपकी पॉपुलेशन को। तो वहाँ पे जो है नंबर ऑफ मैरिजेस का बढ़ना या आपके पास पॉपुलेशन का ना इंक्रीज होना, ये फैक्टर्स हैं जो आपके पास कल्चरल एक रिस्ट्रिक्शन है आपकी सोशल वैल्यूज के ऊपर। नंबर ऑफ डिवोर्सेस आपके पास क्या है, नंबर ऑफ बर्थ रेट आपके पास क्या है, बर्थ रेट के अंदर हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन की बर्थ रेशियो क्या है, मेल पॉपुलेशन के आपके पास क्या है। ऑफ कोर्स मेल या फीमेल का पॉपुलेशन के रेशियो का जो डिफरेंस है ये भी आपके पास जो है पैटर्न्स और ट्रेंड्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी विंडो भी क्रिएट करता है। ऑफ कोर्स हमारे पास एक जो है कंट्री के लिए वो इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है। नंबर ऑफ डेथ रेट्स क्या है, जो एक एज है, एज रेशियो क्या है आपके पास, जो लोग हैं आपके पास उनकी एज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, कितनी ईयर्स तक होती है। तो ये तमाम चीज़ें, ये ट्रेंड्स हैं जो आपके पास सोशल और सोशल ट्रेंड्स हैं, इनको आपने जो है ऑब्जर्व करना है, इनको आपने अपने रिकॉर्ड में रखना है। ऑफ कोर्स ये फॉर्म के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। इमिग्रेशन रेशियो रेट्स आपके पास जो है, इमिग्रेंट्स कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, लोगों की क्या ट्रेंड है इमिग्रेशन का। और जो हमारे पास जो वेरिएबल इसके अंदर आपके पास आ सकते हैं जो इफेक्ट करते हैं, वो हमारे पास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, आपके पास जो है वो डेथ रेट क्या है, लोगों की लाइफ जो है वो कितनी है, लोग जो है वो 50 साल तक जो है एवरेज रेशियो जो है, एवरेज जो आपके पास लाइफ है वो कितनी है, 60 साल है, 50 साल है, 70 साल है, कितनी है। तो इस चीज़ का भी रिकॉर्ड जो है ये आपके पास सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, इनको आपने रिकॉर्ड में रखना। आपने पर कैपिटा इनकम, कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और जीडीपी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। आपने पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी आपका फोकस रखना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस, पीपल्स दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड द बिजनेस, whether there is an improved intention towards the entrepreneurial जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, लोगों का ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान है, या कि सिर्फ एक जो है बिजनेस है बट एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी वो जनरेट नहीं हो रही। तो आपने जो है एंटरप्रेन्योरियल ट्रेंड्स जो है वो आपने पॉपुलेशन के अंदर उनको भी आपने जो है ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास एटीट्यूड टुवर्ड्स बिजनेस बढ़ रहा है या आपके पास कम हो रहा है। देन हमारे पास है एवरेज डिस्पोजेबल इनकम,
डिस्पोजेबल इनकम जो आपके पास सेविंग्स हैं और एक्सपेंसेस हैं जो हमारे पास, इसके बाद जो अमाउंट बच जाती है और पास डिस्पोजेबल इनकम है, तो आपने उसको भी देखना है कि वेदर लोगों का इनकम लेवल इतना है कि अपने एक्सपेंसेस और अपने जो भी आपके पास सेविंग्स हैं उसके बाद जो आपके पास बच जाता है अमाउंट वो हमारे पास इतनी है, उनके पास इनकम लेवल आपके पास जो है वो हमको लोगों का क्या है, बाइंग हैबिट्स लोगों के अंदर मतलब कि शॉपिंग की ट्रेंड क्या है, लोग मतलब कि ज़्यादातर जो है वो किन वीक्स की किन दिनों में शॉपिंग करते हैं, लोग जो हैं किस प्राइस कैटेगरी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स इनकम लेवल जो आपने लास्ट डिस्कस किया वो आपके पास एक मेजर फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपके पास बाइंग हैबिट्स को, कि जो आप बाय कर रहे हैं वेदर मतलब कि वो कितना, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और वो किस तरह आपके पास चल एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग आपके पास। देखिए आपके पास कंट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट आपके पास सेविंग स्कीम्स आपके पास होती हैं। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस देख लें आप, EFU देख लें, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस देख लें, इसमें आप डिफरेंट बैंकिंग्स जो भी आप बैंक यूज़ करें, जो भी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनका भी आपके पास यही ट्रेंड्स होते हैं कि आप जो है किस तरह से जो है उसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि जो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग्स है, लोग जो हैं वो सेविंग की तरफ ज़्यादा रुझान है, लोग जो है वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी उसकी तरफ ज़्यादा फोकस है, या लोगों का जो फोकस है वो जो है ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ है। ठीक है, तो जो आपके पास ये देखिए ये आपके पास एक पैटर्न है कि आप जो है आपके पास जो एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स सेविंग ज़्यादा है, जो आपका एटीट्यूड है वो टुवर्ड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा है, या मतलब कि आप जो है किसी और तरफ जो है वो इन्वेस्टमेंट अपने करना चाह रहे हैं। तो कंट्री के अंदर जो ये चीज़ें तमाम के तमाम आपके पास मैटर करती हैं और सोशल कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर आपके पास ये जो बिहेवियर्स हैं, जो ह्यूमन एटीट्यूड है, ये भी हमारे पास मैटर करता है बहुत ज़्यादा। फिर आपके पास जो फैक्टर्स हैं जो कुछ है वो हमारे पास है रेसिज्म, जो आपके पास रेस इनइक्वालिटी है, हमारे पास जो डिफरेंट रेसेस हैं उनकी इक्वलिटी आपके पास क्या है, एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन कंट्री के अंदर जो है वो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है, और एवरेज लेवल ऑफ जो एक इंडिविजुअल है वो कितना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या करती है आपके पास कि जब वो देखती है कि हमारे कंट्री के अंदर जो है एजुकेशन रेशो कम है और एजुकेशन लेवल ज़्यादा नहीं है और लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके पास फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, आपके पास जो है जो लोअर ग्रेड्स में आपके पास मोस्टली एजुकेशन आपके पास क्या होती है वो फ्री होती है। क्यों कि वो चाहते हैं कि उनके जो कंट्री के जो लोग हैं ऑलमोस्ट इस लेवल ऑफ एजुकेशन तक वो ज़रूर पहुंचे आपके पास। तो पाकिस्तान के अंदर भी आपके पास देखें डिफरेंट गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेप्स एजुकेशन के अंदर लेती रहती हैं, ठीक। तो वो कुछ गवर्नमेंट क्या करती हैं कि आपके पास मैट्रिक लेवल तक या आपके पास इंटरमीडिएट लेवल तक एजुकेशन क्या करती हैं वो फ्री कर देती हैं, ताकि वो चाहती हैं कि लोग जो है ऑफ कोर्स अगर इनकम लेवल लो है बट एजुकेशन फ्री है तो लोग अपना जो है वो बच्चों को एटलीस्ट इस लेवल तक एजुकेशन ज़रूर दें। तो लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑफकोर्स आपके जो कंजम्पशन पैटर्न है, लिविंग स्टैंडर्ड्स है, वर्किंग हैबिट्स, इनको जो है और बाइंग पैटर्न्स इनको जो है वो सेट करता है, चेंज करता है। तो आपको इसके ऊपर भी जो है फोकस करना है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एक की जो है आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। गवर्नमेंट की जो है वो की रेगुलेशन क्या है, ठीक है, कि गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को रखने के लिए कुछ चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, बैन लगा देती है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी आपकी फर्म की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में, फर्म की प्रोग्रेस को इफेक्ट करने में अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। आपके पास कई दफ़ा अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट को या किसी एक इंडस्ट्री को जो है वो इन्हांस करना चाहती है तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी जो है सब्सिडी दे देती है, ठीक है। जिस तरह हमने कहा कि फर्टिलाइजर्स आपके पास हैं, ठीक है। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरियन कंट्री है और अपनी एग्रीकल्चर इकॉनमी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर क्या करती है, सब्सिडी दे देती है, ताकि जो आपके पास फार्मर्स हैं, जो आपके पास फील्ड में काम करने वाले हैं, वो इनसे इस सब्सिडी से जो है वो फ़ायदा उठा सके और उनको चीप रेट्स के ऊपर एक अच्छी जो है फर्टिलाइजर जो है उसको मिल सके। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन आपके पास जो है इन्फ्लुएंशियल हैं आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी फर्म के ऊपर। एक एक्सटर्नल फोर्स आपके पास एटीट्यूड टूवर्ड्स कस्टमर सर्विसेज की तरफ आपकी कंपनी का क्या एटीट्यूड है। ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा आप फैसिलिटेटिंग होंगे, जितना ज़्यादा आप कस्टमर को अच्छी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास उतना अच्छा होगा। कस्टमर फीडबैक जो है वो एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें इस चीज़ को कि आपके पास कस्टमर जितना ज़्यादा आपके पास अगर आप कस्टमर से जितने ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, कस्टमर को जितना ज़्यादा आप फैसिलिटेट करेंगे, कस्टमर उतना ही अच्छे तरीके से क्या करके अपना फीडबैक देगा और जो एक चीज़ बिल्ड होगी वो होगी कस्टमर लॉयल्टी,
कस्टमर लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलेगा, लॉन्ग टर्म में आपके प्रोडक्ट के साथ जो है वो लॉयल रहेगा। तो कस्टमर लॉयल्टी गेन करने के लिए भी आपको जो है कस्टमर सर्विसेज का जो पैटर्न है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स द कस्टमर सर्विस मीन कि आपका एटीट्यूड कस्टमर फीडबैक के ऊपर कैसा है, वेदर मतलब आप कस्टमर फीडबैक लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। जो आपका कस्टमर है उसको आपने जो है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है आपने प्रोडक्ट क्वालिटी आपने देनी है और आपने उसको इन्हांस करवाना है। तो जितनी अच्छी कस्टमर सर्विसेज आप देंगे आपका कस्टमर जो है लॉन्ग टर्म में आपके साथ जो है वो कमिटेड रहेगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कस्टमर सर्विसेज हैं और कस्टमर सर्विसेज के एक बेस्ट वे है कस्टमर फीडबैक लेने का आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक। तो आप अगर फीडबैक्स को प्रॉपरली और टाइमली जो है इनकॉर्पोरेट करें अपने प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करने में कस्टमर फीडबैक को आप रखें, तो आप जो है वो लॉन्ग टर्म में उस कस्टमर को अपने साथ जो है उसका कमिटमेंट लेवल बढ़ा सकते हैं, उसको अपने साथ जो है वो लॉयल रख सकते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी जो हम बात करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी हमारे पास ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपने इन्हांस करना है और कंटिन्यूसली इन्हांस करना है। आपने मार्केट को जो है, आपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, आपने कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली देखना है और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो आपने जो है उसको आपने इन्हांस करना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यूसली जो है वो इन्हांस करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर जो है कस्टमर आपके साथ जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी जो है उसकी मतलब कंजर्वेशन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम चीज़ें आपके पास हैं बट आपने अपनी फर्म को, अपने बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी उसको भी आपने जो है वो रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या करती है कि वो आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपके पास प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं कि आप जो है सोसाइटी को सर्विसेज देते हैं, सोसाइटी को फैसिलिटेट करते हैं, सोसाइटी को अपने बेनिफिट्स कर। नो डाउट एक प्रोडक्ट है वो फैसिलिटेशन है ही है, बट आप क्या करते हैं कि आप इसके अलावा भी जो है वो आपके पास है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके पास क्या होता है, जब आपके पास समर हॉलीडेज वगैरह होते हैं तो टीचर्स वगैरह या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपके पास कम्युनिटी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर आपके पास जो है छुट्टियों के अंदर बच्चों को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है समर कैंप्स में भेजा जाता है और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाकर जो भी एक्सपर्टीज़ हैं वो जाकर अपनी शेयर करते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ। दिस थिंग इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको अपनी फर्म के जो है बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंपिटिटर्स, हमें हर चीज़ का ख्याल रखना है, बट हमें अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी हमने मॉनिटर करना है और इसका भी हमने जो है प्रॉपर जो है वो ख्याल करना है। जो और हमारे पास चीज़ें हैं, ये एक लंबी लिस्ट आपके पास बन गई बट ऑफ कोर्स आपके पास 4 ऊपर आप फैक्टर्स देख रहे हैं, सोशल हैं, कल्चरल हैं, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। तो आपको तमाम चीज़ों को जो है वो तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अब ये जो हमारे पास फोर्सेज जो लास्ट लिस्ट आपके पास आई है ये मोस्टली एनवायरमेंटल फोर्सेज है। वैल्यूज प्लेस्ड ऑन द लेयर टाइम। आपके पास जो आपके पास लाइफ आप देखें बढ़ती जा रही है, आपके पास टेक्नोलॉजी का इन होना, ग्लोबलाइजेशन का आना, चीज़ों का बढ़ना, फैसिलिटेशन आपके पास ज़्यादा हुई है, आपके पास फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, बट उसके साथ साथ जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी आपके पास क्या होंगे, वो ज़्यादा हो गई हैं। तो आप जो है कितनी वैल्यू देते हैं लेयर टाइम को। अब तो मतलब ऑफ कोर्स लाइफ का जो इतनी मसरूफियात आपके पास हैं कि आपके पास एक्टिविटीज़ है ही नहीं कि आप अपने टाइम को एंजॉय करें, ठीक है, एंजॉय करने का टाइम है ही नहीं। तो कितनी वैल्यू जो है वो लोग जो है कितनी वैल्यू प्लेस करते हैं लेयर टाइम को, लोग लेयर टाइम निकालते भी हैं कि नहीं, लोग जो है वो अपने पास एक्टिविटीज़ जनरेट करते हैं और वीकेंड्स को अपने प्रॉपर एंजॉय करते हैं या नहीं करते। तो ऑफ कोर्स ये आपके पास एक जो है फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर है। तो जिस तरह से लोगों का एक लेयर टाइम लोग ज़्यादा निकालेंगे, आपको ऑफ कोर्स एक इनकम लेवल जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इनकम लेवल अच्छा है तो लोग जो हैं वैल्यू ज़्यादा देंगे आपके पास लेयर टाइम्स को, वीकेंड को अपने प्रॉपरली इंजॉय करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। रिसाइकलिंग बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास कि रिसाइकलिंग जो है उसका एटीट्यूड जो है वो बिल्ड करना वो ज़रूरी है या नहीं। ऑफ कोर्स जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं रिसाइकलिंग एक फैक्टर आपके पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास रिसाइकलिंग है वो तो एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने देखना है कि वो जो अपने डिस्पोजेबल उनका मटेरियल है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, ठीक है, उनको जो है आप देखेंगे कहीं आपको केमिकल जो है उनको आप कहीं वाटर पोल्यूशन का तो वो सोर्स नहीं बन रहे, मैरीन लाइफ उस वजह से कहीं इंडेंजर तो नहीं है। जो केमिकल हैं उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करने के मैकेनिज्म होने चाहिए, ठीक है, थ्रू स्मोक रिलीज करना उनको, क्या कहीं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं डल रहा। इस तरह से ये तो एक इंडस्ट्रियल हमने बात की कि इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग बिहेवियर क्या है, एक ह्यूमन का रिसाइकलिंग बिहेवियर क्या है, इसको भी डेवलप करना चाहिए हमें कि हमारे पास जो रिसाइकलिंग है ये ऑफ कोर्स एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी आदत है।
हमें जो है इस चीज़ को देखना है कि हमें एटलीस्ट अगर हमारे पास कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है या हमें कुछ एक चीज़ बताई नहीं जा रही, बट हम इंटरनेट के थ्रू, हम डिफरेंट जो है मैनुअल बुक्स के थ्रू अपनी जो है वो नॉलेज बिल्ड करें, नॉलेज डेवलप करें और देखें हम फ़र्क रखेंगे। हमारे पास डिस्पोजेबल मटेरियल ये है, नॉन डिस्पोजेबल मटेरियल हमारे पास ये है, हम इनको अलग अलग करके रखें। हम जब उनको फॉर एग्जांपल आप डस्टबिन में डालते हैं तो आप उनके अलग अलग जो हैं वो उनको आप प्लास्टिक के अंदर डाल के डिस्पोजेबल अलग कर दें, नॉन डिस्पोजेबल एक अलग कर दें। खुद भी सीखें, अपने जो कोलीग्स हैं उनके अंदर भी जो है एक अवेयरनेस जो है डेवलप करें। देयर इज़ अ नीड फॉर दिस थिंग कि रिसाइकलिंग बिहेवियर हमें अपना डेवलप करना है, हमने अपने इर्द गिर्द को, अपने एनवायरनमेंट को हमने क्लीन रखना है, एंड वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारे पास हर चीज़ है, बट स्टिल हमारे पास हमारा अपना ज़्यादा इसके अंदर रोल है। सो वी शुड हैव टू ट्राई बेस्ट फॉर दिस थिंग एज वेल। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो आपके पास सेक्टर है इसको देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ओजोन डिप्लीशन, ऑफ कोर्स आपके पास जो डिफरेंट केमिकल्स हैं इनका जो है वो डिस्पोज ऑफ होना आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर, वो आपके पास ओजोन की जो है वो डिप्लीशन का सोर्स है। और आपके पास टेम्परेचर का बढ़ना, आपके पास जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस, जो वेदर के अंदर जो वेदर कंडीशन आपके पास चेंज हो रही हैं, उसमें वन ऑफ द जो सोर्स है वो आपके पास जो है वो ओजोन की जो है वो डिप्लीशन है। तो हमें इन चीज़ों को भी हमने जो है अपने प्रॉपर मॉनिटर करना, उनको हमने अपना जो है प्रॉपर जो है उनको हमने फोकस करना कि हमने अपने डिस्पोज ऑफ एक्टिव रिसाइकलिंग बिहेवियर को डेवलप करना है। हमें ऐसी चीज़ें डेवलप करनी है, ऐसी चीज़ें हमने जो है वो बनानी है ताकि हमने जो है वो इस ओजोन की डिप्लीशन इसको हम जो है ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमारे पास, वेदर देयर एनिमल, हमारे बर्ड्स हमारे पास हैं, प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं हमारे पास, जोलॉजिकल बॉटनिकल जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, हमने जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं इनको भी हमने जो है प्रॉपरली जो है ख्याल करना है। वो हमारी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है, हमारी इन्वायरमेंटल ब्यूटिफिकेशन का सोर्स है और हमने लॉन्ग टर्म इन चीज़ों को लेकर चलना है। तो आपने देखा कि हमारे पास ये जो 4 फोर्सेस हमने देखे, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड एनवायरमेंटल, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है आपके ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। और हमें जो है इन इम्पैक्ट के साथ साथ ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास हैं, इन एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ साथ हमें जो है प्रॉपरली इन चीज़ों को मॉनिटर करके इनको जो है इम्प्रूव भी करना है। हमने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल रिसाइकलिंग बिहेवियर इनको हमने बढ़ाना है, ज़्यादा करना है। तो हमने लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया हमारे पास सोशल कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे पास पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस। ये हमारे पास 3 फोर्सेस है। पॉलिटिकल फोर्सेस आपके पास कौन कौन से होते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। गवर्नमेंटल फोर्सेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन आपके पास हैं। लीगल, आप कुछ चीज़ों को जो है लीगल करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोहिबिट करते हैं। क्यों करते हैं कि आपके पास डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। तो हमारे पास WTO वो एक लीगल हमारे पास क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, और WTO का आना आपके पास जो था वो रिस्ट्रिक्शन थी उन फर्म्स के लिए जो ISO क्वालिटी को मीट नहीं करती, वो एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकेंगे अपने प्रोडक्ट्स को। तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास पॉलिटिकल गवर्नमेंट फोर्सेस की फोर्सेस जो हमारे पास हैं, इसके अंदर हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट, लोकल एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। आपके पास फेडरल गवर्नमेंट नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट आपके पास जो है प्रोविंस लेवल के ऊपर, लोकल जो आपके पास गवर्नमेंट है, एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स आर मेजर रेगुलेटर्स, डी रेगुलेटर्स, सब्सिडाइजर्स, एम्प्लॉयर्स एंड कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास तीनों जो फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, लीगल, इनको जो हैंडल करने वाले हैं वो हमारे पास चार हैं। वो हमारा फेडरल स्टेट्स हैं, हमारे पास फेडरल हैं, स्टेट्स हैं, लोकल और फॉरेन गवर्नमेंट्स। ये 4 आपके पास जो गवर्नमेंट्स हैं, ये आपके पास इन तमाम चीज़ों को, इन की फैक्टर्स हैं हमारे पास, की रिस्पॉन्सिबल्स हैं, इसके हमारे पास हैं। और ये आपके पास जो 4 डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट्स आपके पास हैं, वेदर दे आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स, दे आर द गवर्नमेंटल फैक्टर, लीगल फैक्टर्स, ये आपके पास रेगुलेट करती हैं आपके पास चीज़ों को ऑपरेट करने में, स्टैंडर्ड सेट करने में, एक वे ऑफ एक्शन, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाने के अंदर आपके पास जो है उसको डिज़ाइन करने में ये आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटर्स होते हैं। डी रेगुलेशन, रेगुलेट भी करते हैं और डी रेगुलेट भी करते हैं। अगर आपके पास रेगुलेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, देन यू हैव टू रिविजिट एंड यू हैव टू डी रेगुलेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। हमारे पास ऐसे होते हैं सब्सिडाइजर्स, यही वो आपके पास हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आपके पास जो हैं, जो कि आपके पास सब्सिडाइजर्स और सब्सिडीज जो हैं प्रोवाइड करने में भी फैसिलिटेट करते हैं। आपके पास एम्प्लॉयर, यही आपके एम्प्लॉयर होते हैं। आपके पास जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने ऑफिशियल एंड देन ऑफिस होती है, नेशनल असेंबली, जो भी आपके पास एक सेटअप है, एक हायरार्की है, वो आपके पास एम्प्लॉयर्स भी हैं एंड कस्टमर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आपके पास जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स भी हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके अंदर देखेंगे हमारे पास पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर्स देयरफॉर कैन रिप्रेजेंट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस।
आप देखें हमारे पास कि आपकी जो भी एक फर्म है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, आपके पास गवर्नमेंट रेगुलेशंस के ऊपर, पॉलिटिकल आपके पास जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर। और अगर आपके पास जो है एनवायरनमेंट अच्छी है और आपके एक अच्छे लिंक हैं या गवर्नमेंट के रेगुलेशन जो हैं वो आपकी फर्म्स जो जिस भी आप बिजनेस के अंदर हैं उसके लिए हमारे पास फेवरेबल हैं, तो ये चीज़ें आपको क्या करेंगी, आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगी और आपके एनवायरनमेंट को जो है इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी। फॉर इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स दैट डिपेंड हैविली ऑन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडीज, पोलिटिकल फोरकास्ट कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट। हम बात तो एक्सटर्नल असेसमेंट की ही कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो किस तरह से एक फर्म को जो है फैसिलिटेट करती हैं या एक फर्म को जो है वो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर वो ला सकती हैं। तो हमने बात की वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हैविली डिपेंडेंट होती हैं आपके पास किसके ऊपर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडीज के ऊपर। हमने सब्सिडीज की भी बात की कि हमारे पास सब्सिडीज गवर्नमेंट देने मकसद होता है एक स्पेसिफिक सेक्टर को जो है उसको प्रमोट करना, उसको इम्प्रूव करना, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको आपको एडजस्ट करना। तो यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि वो फर्म्स जो कि हैवली डिपेंडेंट आपके पास होती हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर और आपके पास गवर्नमेंट की सब्सिडीज के ऊपर, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और या वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं किससे, जो आपके पास पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उससे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, या आपके पास एक मतलब है मिलिट्री रिजीम आ गई, या आपके पास एक डेमोक्रेटिक जो भी आपके पास रिजीम आ गया है, ठीक है, अगर वो आपके पास सब्सिडीज और आप जो पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके पास उनके ऊपर वो फेवरेबल नहीं है और उनके डिसीजन उसके हक में नहीं है, तो ऑफकोर्स एक फर्म जो उस बिजनेस के अंदर है, जो सर्विसेज प्रोवाइड है, उनके लिए क्या होगा, वो रेगुलेशंस जो हैं वो इफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का आना और फैसिलिटेट करना किसको, कम्युनिटी को, सर्विसेज के हिसाब से, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है वो भी आपकी गवर्नमेंट ही सेट करती है और गवर्नमेंट देखती है कि हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी है वेदर मतलब कि वो फेवरेबल है या नहीं है, या जिस तरह भी उन्होंने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है वो मैनेज करते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास एक फर्म जो है उसका जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी सब्सिडीज का, आपके जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के डिसीजंस का, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसका फर्म के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और ऑफ कोर्स एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की वो फेवरेबल हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती हैं अगर मतलब के ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रॉपरली जो है गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली उनको जो है वो सब्सिडीज नहीं दे पाती। जो हमारे पास पॉलिटिकल गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस हमारे पास हमने बात की, इसमें जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंड की थ्रेट्स भी हमारे पास हैं। आप देखें कि अब एक गवर्नमेंट के लिहाज से एक जो जिस बिजनेस के अंदर आप हैं ये चीज़ें आपके लिए जो है वो एक थ्रेट भी बन सकती हैं बट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती हैं। टैक्स रेट का बढ़ना, आप टैक्स रेट का बढ़ना जो है वो किसी फॉर्म के लिए जो है वो क्या हो सकता है, वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। और हमारे पास क्या हो सकता है, आपके पास के आपके लिए अपॉर्चुनिटी की विंडो क्रिएट कर। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर है और आप बैंक वाले हैं, बैंक के एक आप ऑनर हैं, टैक्स रेट का बढ़ना बैंक के लिए जो है वो क्या होगा, वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो जो कस्टमर को लोन दे रहे हैं, जिन कस्टमर ने लोन लिया हुआ है ऑफ कोर्स उनको जो है अब ज्यादा टैक्स जो है रिटर्न करना पड़ेगा, और जो भी एक स्पेसिफिक बैंक है उनको जो है वो ज्यादा जो है वो बेनिफिट आपके पास होगा। तो टैक्स रेट का बढ़ना जो है आपके पास काफी चीजों का जो है वो टैक्स लगाने का गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि उसके बदले में जो है वो सर्विसेज जो है वो एक अच्छी देना है, सर्विसेज की क्वालिटी जो है वो इन्हांस करना। जब आपके पास एक टैक्स फैसिलिटेशन ज्यादा होगी और टैक्स अच्छा होगा तो आपके पास इट्स मीन, और लोग टैक्स देंगे भी, जब लोग ज्यादा टैक्स देंगे तो आपके पास जो सर्विसेज है उनके पास ऑफ कोर्स आपकी सर्विसेज और फैसिलिटेशन वो आपके पास होंगे, वो आपके पास बढ़ जाएंगी और आपके पास ज्यादा बेनिफिशियल आपके पास होगा। लॉबिंग फैक्टर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फैक्टर है जो हमारे पास लॉबिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अगर लॉबिंग ज्यादा है तो ऑफ कोर्स वो एक थ्रेट का सोर्स होगी, और अगर लॉबिंग नहीं है या कम है तो ऑफ कोर्स वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लॉबिंग का मतलब आप एक नेगेटिव सेंस में ले सकते हैं, बट इसका पॉजिटिव फैक्टर ये कि अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी नेटवर्किंग अपनी बढ़ाते हैं, लॉबिंग करते हैं, तो आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी विंडो भी क्रिएट कर सकता है। पेटेंट लॉज
फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया और उस प्रोडक्ट की जो है वो अच्छी जो है उसकी सोशल इम्प्लीकेशंस हैं और सोशली वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग की कोई एक प्रोसेस है जिस मैन्युफैक्चरिंग का आपने ऐसा प्रोसेस जो है वो आपने डिस्कवर किया है जो कि ज़्यादा फैसिलिटेटिंग है, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इनपुट दे रहा है और बढ़ा रहा है आपके पास प्रोडक्शन को। तो इस तरह की कोई एक इनोवेशन या कोई एक सर्विस जिसको आप पेटेंट कर लेते हैं, उन पेटेंट के जो लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज आपकी एफर्ट जो है, कोई भी दूसरा बंदा जो है, कोई भी दूसरा फॉरेन कंट्री या कुछ भी है आपके पास, उसको वो रीयूज कर लेगा विदाउट योर परमिशन। तो एफर्ट आपकी है। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स जो हैं या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि अगर प्रोडक्ट को इनोवेशन नहीं हुई तो उसको पेटेंट कर लेती हैं। पेटेंट जो है आपके पास वो रजिस्टर्ड, अब एक वो प्रोडक्ट होगा या जो वो भी एक फार्मूला है, रूल है, वो रजिस्टर्ड होगा। उसके रजिस्टर होने से आपके पास क्या है कि कोई भी बंदा जो है उसको मिस यूज नहीं कर सकेगा। तो कंट्री के जो पेटेंट लॉज हैं वो भी एक बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सपोर्टिव होने चाहिए ताकि फर्म्स जो हैं अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवा सकें और ऑफ कोर्स वो उस कंट्री के लिए भी एक जो है वो एक फाइनेंशियल जो है अर्निंग का सोर्स है और इकोनॉमिक वैल्यूज जो हैं, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने का सोर्स है हमारे पास। इसके अंदर जो हम एक और बात करेंगे हमारे पास पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फैक्टर्स के अंदर, वो हमारे पास इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन फैक्टर तो है ही है, बट दिस थिंग इज फोकसिंग ऑन द ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस कि जो आपके पास ग्लोबली जो इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द डिफरेंट फर्म्स, वो हमारे पास जो है इसको बढ़ाना। तो हाउ आप देखें हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस, आपके पास जो इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस पॉलिटिकल जो वेरिएबल्स हैं इनका आपके पास क्या इम्पैक्ट है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, दो चीजें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉरेन जो आपके पास ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस है ये होनी चाहिए, ऑफ कोर्स बढ़नी भी चाहिए। इंटरडिपेंडेंस आपके पास एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर जो है रिसोर्स का शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, डिसीजन मेकिंग जो है वो आप मिलकर कर रहे हैं। आपके पास अगर लेबर चीप है, रॉ मटेरियल सस्ता है, दूसरी कंपनी के पास, आपके पास दूसरी फर्म्स जो आपके पास फॉरेन कंट्री है उनके पास जो है टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनके पास इंडस्ट्री अच्छी है और वो आपके पास काम करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स दोनों का जो इंटरलिंकेज है, इंटरमिंगल होने से उनकी जो है वो इंप्रूव होगी क्वालिटी प्रोडक्ट की और ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर गेन करने में ज्यादा आपके पास होंगे। तो जो आपके पास की पॉलिटिकल वेरिएबल्स हैं आपके पास, फर्स्ट है आपके पास फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज, आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। स्ट्रेटजीज इस तरह की बनानी चाहिए, इस तरह की फॉर्मुलेट करनी चाहिए ताकि जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, वो उनको इंटीग्रेट किया जा सके। इस तरह से जब आपके पास फॉरेन कंट्रीज के साथ या ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस आपके पास बढ़ेगी तो आपके पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आपके पास कंट्री होगी, वो आपके पास इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज और स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किस तरह से करवाया जा रहा है, तो ये आपके पास दोनों जो हैं की पॉलिटिकल वेरिएबल्स हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है स्ट्रेटजिस्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। एक स्ट्रेटजिस्ट जो हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमी में कैसा होना चाहिए। हमने जिस तरह बात की कि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है और जो वर्ड हमारे पास है वो एक ग्लोबल विलेज है। अब जो है जो भी एक कंपनी है वो मतलब कि इस तरह से बिजनेस नहीं कर रही कि हमारे पास एक जो है जियोग्राफिकल लोकेशन या एक फिजिकल स्टोर जो हमारे पास एक फिजिकल जो एक जगह पर है तो वो एक जगह पर ही बिजनेस कर, नहीं, बल्कि अब जो है फर्म्स को जो है अपने कंपटीटर्स के, लोकल कंपटीटर के साथ साथ जो फॉरेन कंपटीटर उनके साथ भी आपको जो है वो कम्पीट करना पड़ता है। तो जो आपके पास स्ट्रेटजिस्ट जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो आपके पास इन्हांस करे, इंक्रीज करे ग्लोबल इंडिपेंडेंस की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कैसा उसे होना चाहिए। पहली चीज हमारे पास है फॉरकास्ट पॉलिटिकल क्लाइमेट्स के जो एक स्ट्रेटजिस्ट है उसको जो है ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस को इंक्रीज करने के लिए उसको जो है फोरकास्ट करनी है पॉलिटिकल क्लाइमेट्स की। हमने बात की अभी हमारे लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि हमारे पास जो आपके पास पॉलिटिकल जो आपके पास गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे पास जो है वो इफेक्ट करती हैं एक बिजनेस प्रोग्रेस, एक बिजनेस परफॉर्मेंस को वो सब्सिडी देती हैं, ठीक है। तो सब्सिडी से आपके पास जो है स्पेसिफिक सेक्टर जो है आपके पास इनहांस होता है। तो फोरकास्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्लाइमेट कि जो हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट है वेदर वो सूटेबल है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए या कि नहीं, ठीक है, वो फोरकास्ट करते हैं वेदर इट इज लोकल और वेदर इट इज अ फॉरेन। जब आप एक प्रॉपर पॉलिटिकल क्लाइमेट को फोरकास्ट कर लेते हैं और उसको सक्सेसफुली आप फोरकास्ट करते हैं तो वो हेल्प करता है आपको स्ट्रेटजी डिजाइन करने में भी, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने में भी और स्ट्रेटजी की फॉर्मुलेशन के अंदर भी। तो पॉलिटिकल क्लाइमेट का प्रॉपरली जो है मॉनिटर करना, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग जो है वो जो है हेल्पफुल हो सकता है एक इंडस्ट्री के लिए, ठीक है।
सेकंड हमारे पास है लेजिस्लेटिव स्किल, जो आपके पास लीगलाइजेशन की जो स्किल्स हैं उसका एक अच्छा होना, ठीक है। ये आपके पास हेल्प करता है कंपनी के प्रोडक्ट को पेटेंट करवाने में, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट को रिटेन रखने में। इस तरह हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स जो है उनको भी रिटेन रखने के लिए आपके पास जो है ये स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं स्ट्रेटजिस्ट के लिए। डाइवर्स वर्ल्ड कल्चर्स, आपके पास जो अभी जो आपके पास कल्चर हमारे पास है, हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी के, आपके पास डिफरेंट कल्चर्स के जो है वो लोग आपके पास काम करते हैं, ना सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन भी हैं जो आपके पास जो हैं लोग, वो भी आपके पास काम करते हैं। तो स्ट्रेटजिस्ट इन द ग्लोबल इकोनॉमी ही मस्ट नो दैट हाउ टू मैनेज द डाइवर्स वर्ल्ड कल्चर्स, ठीक है जी। जो हमारे पास इंडस्ट्री की ग्लोबलाइजेशन है उसको अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आपको किन पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स टुवर्ड द सिमिलर कंजम्पशन पैटर्न्स, ठीक है, सिमिलर कंजम्पशन पैटर्न्स, ग्लोबल बायर एंड सेलर्स, ई कॉमर्स, इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ मनी एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्री। तो जो एक ग्लोबलाइजेशन है इंडस्ट्री की, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट करे अगर, तो आपके पास क्या होगा कि आप आसानी के साथ जो है वर्ल्ड ट्रेंड्स टुवर्ड द सिमिलर कंजम्पशन पैटर्न्स, आप ये देख सकते हैं कि आपकी कंट्री के अंदर जो है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक जो भी एक आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसका पैटर्न क्या है, और फॉरेन का जो आपके पास वो आपके पास क्या है। अगर किसी एक एक्टिविटी से या किसी ऐसे एक पॉलिटिकल सपोर्ट से उस इंडस्ट्री ने किसी फॉरेन कंट्री के अंदर जो है वो बूम लिया है, तो हमें भी यहाँ पर जो है उसको करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें एक फैक्टर आप देखें प्राइवेटाइजेशन का, कि आपके पास कंट्रीज क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को अपनी फर्म्स को क्या करती हैं, पूरे के पूरे यूनिट को करते हैं प्राइवेटाइज करती हैं, ताकि उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके, बेहतर तरीके से उसको संभाला जा सके। तो ये प्राइवेटाइजेशन का फैक्टर जो है एक वर्ल्ड वाइड है। अगर आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन किसी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर अच्छी तरह से काम कर रही है और इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री ने प्राइवेटाइजेशन के बाद एक अच्छा जो है वो रिजल्ट्स दिए हैं, तो कंट्रीज को जो है उन ट्रेंड्स को देखते हुए अपनी कंट्री के अंदर भी उस तरह के जो है ट्रेंड्स को जो है इनिशिएट करना चाहिए। ग्लोबल बायर्स एंड सेलर्स, ऑफ कोर्स उनके बारे में अवेयरनेस, उनके तरीकाकार क्या है, किस किस तरह से जो है पैटर्न से जो है वो ये तमाम प्रोसेस चल रहा है। ई कॉमर्स के ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन हुई फर्स्ट ऑफ कोर्स सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर, वो किस तरह से फैसिलिटेट करती है और किस तरह से हेल्प करती है आपके पास एक इंडस्ट्री को ग्लोबलाइज करने के लिए। इसके अंदर हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर एक फिजिकल स्टोर आपके पास है तो फिजिकली वो जहाँ एग्जिस्ट करता है वहाँ पर ही उसके क्लाइंट आएंगे, कस्टमर आएंगे, और उसका जो एक स्कोप होगा उस स्टोर का, जो उसकी बाउंड्री होगी वो बहुत लिमिटेड होगी और बहुत थोड़े लोग जो है उससे फैसिलिटेट हो सकेंगे या उससे बेनिफिट ले सकेंगे। बट अगर आपके पास ई कॉमर्स है और आपके पास वेबसाइट का बनना या आपके पास टेक्नोलॉजी का आना, ठीक है, आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है उसका फिजिकली जो है स्टोर होना जरूरी नहीं है, आप उसको कहीं पर भी घर में भी रख के वेबसाइट के ऊपर उसका इमेज देके आप प्रॉपरली जो है बिजनेस कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ मनी एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द कंट्री, एक तो आपके पास विद इन कंट्री आपके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वेल एज मनी, जो आपका टेलीकॉम का सिस्टम है वो कितना इम्प्रूव्ड है। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल डिसीजन है कि जो आपके पास गवर्नमेंट है वो कितनी सपोर्टिव है टुवर्ड्स द टेलीकॉम सेक्टर और कितना अच्छे तरीके से जो है उसको वो बूम किया गया है। इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल इजी, आपके पास जो नया कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट आपके पास कंपनीज हैं जो इजी पैसा के थ्रू आपके पास पैसे को जो है वो ट्रांसमिट करती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है, और एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर। तो ये तमाम जो आपके पास चीज़ें हैं ये आपके पास इम्पैक्ट डालती हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री का। आपके पास अगर ट्रांजैक्शन टाइमली हो जाएगी और जो आपके पास जहाँ से आप चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं वो अगर टाइमली आपके पास मनी डिलीवरी होती है वहाँ पर, तो आपको एक ट्रस्ट का फैक्टर भी रहता है और जो प्रोडक्ट है वो भी आपको जो है टाइमली जो है वो अवेलेबल हो जाता है। जो हमारे पास की यहाँ पर जो फैक्टर्स आपके पास हैं गवर्नमेंटल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे पास हैं, इनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि हमारे पास गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड डी रेगुलेशन। इसको देखें, आपके पास जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वो वेदर टुवर्ड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट सपोर्टिव हैं या नहीं है। गवर्नमेंट के रेगुलेशन जो है टुवर्ड्स द सब्सिडी ऑफ द स्पेसिफिक सेक्टर वो आपके पास है नहीं। गवर्नमेंट जो है किस सेक्टर के ऊपर जो ज़्यादा जो है वो सब्सिडी दे रही, किसके ऊपर नहीं दे रही। अगर आपने एक प्रोडक्ट को एक सेक्टर को जो ग्रो करवाना है तो आपको उस स्पेसिफिक के ऊपर आपको जो है अपनी रेगुलेशन जो है उनको थोड़ा सा जो है वो नर्म करना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्री क्या कर सके, वो प्रॉपर्ली ग्रो कर सके, ताकि आपके पास जो स्ट्रेटजिस्ट है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में जो है वो फैसिलिटेट कर सके। आपके पास अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर ज़्यादा है तो गवर्नमेंट जो रेगुलेशन है टुवर्ड्स द लोन
ठीक है, ताकि बिजनेस लोग अपना स्टार्ट कर सकें, ठीक है। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकें। हमारे पास टैक्स लॉ चेंजेस, आपके पास टैक्स की लॉज जो है उनको मतलब किस तरह से मैनेज करना है आपने, ठीक है। जो आपके पास टैक्स है वो आपके पास जो है एक हाई इनकम के लिए तो ठीक है, उसके लिए उसका इम्पैक्ट कम होगा, बट जो लो इनकम के आपके पास लोग हैं उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इसको आपने जो है प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है। स्पेशल टैरिफ के जो आपके पास फैक्टर्स हैं इनको भी गवर्नमेंट ने जो है वो देखना है कि टैरिफ जो है वो किस इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा लगाया जाए, किसके ऊपर कम लगाया जाए, ठीक है, ताकि टैरिफ जो है वो आपके पास फैसिलिटेटिंग हो। पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज आपके पास डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज हैं उनका जो रिस्पांस है वो कैसा है और किस तरह से होना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली जो है वो डिज़ाइन करना। देन हमारे पास है वोटर पार्टिसिपेशन रेट्स। ऑफ कोर्स ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है आपका कि लोकल जो आपके पास वोटर की जो पार्टिसिपेशन है उसकी आपके पास रेशियो क्या है। अगर आपके पास गवर्नमेंट फैसिलिटेटिंग है और जो आपके पास कैंडिडेट्स हैं वो मोस्ट सूटेबल है और मोस्ट ऑफ द पीपल देर एग्री फॉर देम, तो आपके पास जो पॉपुलेशन का वोटिंग रेट होगा वो आपके पास क्या होगा, आपके पास इम्प्रूव्ड होगा। और अगर आपके पास फैसिलिटेटिंग नहीं है तो आपके पास ये आपके पास रेट क्या होगा, वो लो होगा। तो अब ये तमाम जो है गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल जो सपोर्ट है वो इस चीज़ को जो है वो बढ़ा सकती है आपके पास। तो गवर्नमेंट के मतलब के जो रूल्स हैं वो आपके पास रूल रेगुलेशन, टैक्स लॉज, टैरिफ और आपके पास जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज हैं इनका जो है वो इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास नंबर ऑफ द पेटेंट्स, मतलब कि कितने आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंट्स कितने हैं। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज करती है और उसके ऊपर अपनी लेजिस्लेशन जो आपके पास रूल्स हैं, कानून है आपके पास पेटेंट्स का, उसके ऊपर सख्ती करवाते हैं, तो नंबर ऑफ पेटेंट्स आपको फोर्स आपके पास प्रोडक्ट के क्या होंगे, वो ज़्यादा आपके पास होंगे। चेंजेस इन द पेटेंट लॉज, पेटेंट लॉ का चेंज होना भी मॉनिटर करना, उसको प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करवाना और अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करवाना, ये भी एक की जो है आपके पास पॉलिटिकल वेरिएबल आपके पास है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, गवर्नमेंट को जो है वो पॉलिटिकली तो देखना ही देखना चीज़ों को, बट साथ साथ उनको जो एनवायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं, उनके ऊपर जो आपके पास हैं उनके ऊपर जो है प्रॉपर लॉ बनाना, ये आपके पास जो है आपके पास अगेन पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट के सेक्टर के पास। इक्वल एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो है हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस चीज़ को कौन मॉनिटर करेगा आपके पास, अगर आपके पास एक इंडस्ट्री है और वहाँ पे इक्वली नहीं है तो गवर्नमेंट का ये आपके पास गवर्नमेंट के फर्ज है कि उनको प्रॉपर्ली जो है वो लीगलाइज कराएं और आपके पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उनके पास हमारे पास उनको जो है वो क्रिएट किया जाए। जो और हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पास और जिनमें आपके पास पॉलिटिकल और गवर्नमेंट जो है उसका रोल आपके पास बहुत ज़्यादा हमारे पास है। इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन, क्या आपके पास जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो लॉज हैं वो आपके पास जो है उनकी रेगुलेशन आपके पास क्या है। ऑफकोर्स अगर आपके पास फ्लेक्सिबल जो है वो एक्सपोर्ट के लॉ होंगे तो जो आपके पास लोकल कंपनीज होंगी वो मतलब कि इजीली अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकती हैं, वो बाहर जो है वो सेल कर सकती हैं। अब जो एक्सपोर्ट्स हैं, चीज़ों का बाहर जाना जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास के एक फॉरेन जो रेवेन्यू उसको जनरेट करने के एक सोर्स है। इम्पोर्ट अगर आपके पास बढ़ती हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो है कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाती है, तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आपके पास वहाँ पर होती है, क्योंकि आपका जो है वो कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक कंपनी को फैसिलिटेट करने में, और एक कंट्री के जो है उसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकल कंडीशन इन द अदर कंट्रीज, यू हैव टू मॉनिटर द इंटरनल कंडीशन, यू हैव टू मॉनिटर द इंटरनल factors of the political government and legal, but you also have to look the political condition of the outside countries, the foreign countries, जो दूसरे मुल्क हैं वो मतलब कि किस तरह से जो है उनके आपके पास पोलिटिकल कंडीशन क्या है, वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो आपके पास लॉज हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपके पास कैसी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है गवर्नमेंट इसके आपके पास की वेरिएबल्स हैं एक कंट्री को देखने का। गवर्नमेंट बजट्स आपके पास क्या हैं, पॉलिटिकल बजट जो है वो कितना फैसिलिटेटिंग है टुवर्ड्स द जो आपके पास जो भी लोग हैं उनके लिए कितना है, टुवर्ड्स द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के ऊपर उनके कितनी रिस्ट्रिक्शन है। देन आपके पास इंटरेस्ट रेट का लगना, टैक्सेस का जो है, ये तमाम का तमाम आपके पास गवर्नमेंट बजट का आपके पास क्या है पार्ट है। सैलरीज का इंक्रीज करना आपके पास, ठीक है, और डिफरेंट सेक्टर्स के लिए आपके पास कितना बजट रखा गया, ये ऑफकोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है डिसाइड करने में कि वेदर मतलब कि उनकी जो प्रोडक्ट है स्पेसिफिक उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी बजट से या कि उससे कम होगी। अगर आपके पास बजट के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है, या आपका जो स्पेसिफिक एक रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगवा रहे हैं उसके ऊपर आपके पास टैक्सेस जो है वो
बढ़ा दी जाती है या उसके ऊपर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, तो उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो ऑफ कोर्स बजट जो है, गवर्नमेंट के बजट्स है वो इफेक्ट करते हैं कंपनी की प्रोग्रेस को। वर्ल्ड ऑयल करेंसी एंड लेबर मार्केट, वर्ल्ड की जो ऑयल है करेंसी है, जो लेबर मार्केट्स हैं उनको प्रॉपर्ली जो है मॉनिटर करना, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं और जो आपकी कंट्री है उनके लॉज क्या हैं आपके पास करेंसी और लेबर मार्केट के ऊपर, और जो फॉरेन कंट्री जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं या एक प्लान कर रहे हैं उनके जो है वो लेबर लॉज आपके पास क्या है। लोकेशन एंड सॉवरेनिटी ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ऑफ कोर्स टेररिस्ट एक्टिविटी आपके पास क्या है, किस लोकेशन पर हुआ और उस कितनी मतलब सॉवरेनिटी उसकी कितनी थी, ये तमाम चीजें आपके पास इफेक्ट करती हैं और ये आपके पास की फैक्टर्स है पॉलिटिकल, लीगल एंड गवर्नमेंट के आपके पास। हमने देखिए हमारे अब आज के हमने लेक्चर में डिस्कस किया हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, और वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं एक कंपनी की परफॉर्मेंस को। ठीक, और हमने बहुत से फैक्टर्स देखे जो कि हमारे पास इसमें आए और इसके अंदर हमने डिस्कस भी किए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया हमारे पास पॉलिटिकल, गवर्नमेंट एंड लीगल फोर्सेस। इसके अंदर जो हमने की फैक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको मैं आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है चेंज इन द पेटेंट लॉज का चेंज होना, ये आपके पास बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एक कंपनी की परफॉर्मेंस को, ग्रोथ को। देन हमने यहाँ पर कहा हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, कि जो आपके पास एनवायरमेंट है, आपका जो एनवायरमेंट है उसके प्रोटेक्शन लॉज क्या है। फॉर एग्जांपल इसमें रिसाइकलिंग का फैक्टर भी आपके पास आ जाता है कि आप जो प्रोडक्ट को, डिस्पोजेबल जो मटेरियल है उसको आप किस तरह रिसाइकिल करते हैं, ये भी आपका एक एनवायरमेंटल का प्रोटेक्शन लॉ है। ठीक है, कि आप जो है इन्फोर्स करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, अपनी कंपनीज को, कि आपने प्रॉपर्ली जो है एनवायरमेंटल जो है वो उसको जो लॉज है उनको आपने फॉलो करना है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, या एनवायरमेंटल साइंसेज का जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो मोस्टली मतलब इन्हीं चीज़ों के ऊपर उनको बात की जाती है आपके पास के एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को और उनके डिस्पोजेबल केमिकल उनको किस तरह से वो मैनेज किया जा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज के अंदर आपके पास जो है रिस्ट्रिक्ट करना लोगों को, ठीक है, कि जो आपके पास स्पीशीज हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनको हम किस तरह से मैनेज कर सकें, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन लॉ के अंदर। इक्वल एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन, आपके पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट का लेजिस्लेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास माइनॉरिटीज़ को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आपकी किसमें, जॉब्स के अंदर। इस तरह मेल और फीमेल जो है उनका जो रेशो है, उसकी जो प्रोपोर्शन है, उनको भी जो है मैनेज करना, उनको भी एडजस्ट करना, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो आपके पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। मेल फीमेल के लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, जितनी आप जो है अपना स्टैंडर्ड सेट करें कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल जो लास्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, बल्कि इस गवर्नमेंट ने भी आके उसको इम्प्लीमेंट किया आपके पास, उन्होंने तहसील वाइज आपके पास क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज, पहले आपके पास क्या होता था, आपके पास जो थी जॉब्स आती थी टीचर्स के, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको करते थे, बट इस उन्होंने तहसील वाइज किया, तो उन्होंने और जो है उसकी विंडो कर दी, वो शॉर्ट कर दी, ताकि उस स्पेसिफिक एरिया के लोग ही उस स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या कर सकें, वो फायदा उठा सके। तो इससे आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे जो वैकेंसीज अनाउंस की जाती हैं, उसका मकसद यही होता है कि हमारे पास इस प्रोविंस के जो लोग हैं उनके पास भी इक्वल जो है वो अपॉर्चुनिटी हो इन जॉब्स के लिए। देन हमने समरी बात की, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस के ऊपर। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर होगा हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। ये हम अब तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमने 5 फोर्सेस डिस्कस किए थे, हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास इन 5 फोर्सेस का करेंगे हमारा एंड करेगा, और उसके बाद जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के असेसमेंट के टूल्स हैं, हम उन टूल्स के ऊपर आ जाएंगे। जो फर्स्ट टूल्स हम बात करेंगे वो हम पोर्टर के जो हमारे पास माइकल पोर्टर के जो हमारे पास 5 फोर्स मॉडल है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट क्लास हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस क्या हैं, कि जो आपके पास टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर एक रिवोल्यूशन लाई। इंटरनेट फॉर एग्जांपल उसके अंदर एक की टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस है, वो किस तरह से हमारे पास हुआ। इंटरनेट चेंजेस द नेचर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अथॉरिटी से एक एग्जांपल आपको दी, इसके अलावा हमारे पास बहुत से और भी 2-3 एग्जांपल्स और आपको देंगे कि आपके पास कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं, इनोवेशंस हैं, जिससे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चेंज लाई। फिर हम बात करेंगे कम्पिटिटिव फोर्सेस की। कम्पिटिटिव फोर्सेस आपके पास कलेक्शन एंड एवेल्यूएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द कम्पिटिटर्स। ऑफ कोर्स हमने उनके अपने कम्पिटिटर्स के लिए कम्पिटिटर्स के हिसाब से हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना है और देखना है, ताकि हम अपने कम्पिटिटिव फोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज करें और स्ट्रेटजीज अपनी डिजाइन कर सकें।
थैंक यू वेरी मच क्लास फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आप इस लेक्चर को दोबारा पढ़ेंगे, अपने जो ट्यूटर्स हैं उनसे आप इसको प्रॉपरली डिस्कस करें, अपनी बुक पढ़ें, अपने हैंडआउट्स को आप प्रॉपर देखें, उसके अंदर इसके आपको अच्छी डिटेल्स मिलेंगी और उनको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि अगले दिनों में आपके पास एक्सपेक्टेड क्विज भी आने वाला है, आपके पास लेक्चर नंबर 12 में आपका क्विज भी आने वाला है। तो विश यू गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।